नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पटेल डिग्री इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कुछ प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के और देख रहे हैं उसमें कुछ मेन टॉपिक्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 9 मई को है और आज से लगभग 2 महीने रह गए हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो केवल वो चीज़ हम देखेंगे इन वीडियोस के माध्यम से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए। तो देखते हैं आज कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आपको मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली टर्म है बुक कीपिंग। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? इट मे बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। बुक कीपिंग इज़ द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, जब भी अकाउंट्स बनाते हैं हम, अकाउंट्स बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ बुक कीपिंग। मतलब कि जो है कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, ले रहे हो, सामान परचेस कर रहे हो, तो वो जो रिकॉर्डिंग करनी है फर्स्ट स्टेप में, जिस बुक में आप करेंगे, जिस कॉपी में आप करेंगे या कोई भी आप बही खाता यूज़ कर रहे हैं, तो दैट बुक, जैसे वो जो एक्टिविटी है, दैट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड अ बुक कीपिंग। उसको बोलते हैं हम बुक कीपिंग। डिफाइंड एज एन एक्टिविटी कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ध्यान रखना कि देखिए वहाँ पर पैसे का लेन देन होना चाहिए, ठीक है। रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, बिजनेस का ऑपरेशन हो, सामान बेचना, सामान लेना, सैलरी देना, ठीक है, ये सब चीज़ें भी बिजनेस के अंदर में आती हैं। इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है, इज कॉल्ड अ बुक कीपिंग। ये फर्स्ट टर्म थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है एसेट। व्हाट इज एसेट? एसेट में बी डिफाइंड एज एनीथिंग ऑफ यूज इन द फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज बिलोंगिंग टू द एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका मन है कि मैं कंपनी अपनी खोलूँ, कोई एक शॉप खोलनी है आपको, तो आप क्या करेंगे भाई? या तो आपके पास ज़मीन होगी, आपके पास शॉप होगी। अगर आपके पास शॉप है, दैट इज़ योर एसेट। क्या है वो? आपकी एसेट है जो कि आपके पास लॉन्ग टाइम तक रहेगी। अगर आपने रेंट पे परचेस करी है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है सामान परचेस करके लाएंगे, वहाँ आप लगाएंगे फर्नीचर अपना, ठीक है, काउंटर लेके आएंगे, वेइंग मशीन लेके आएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जो आप बेसिक चीज़ें लेके आ रहे हैं, जो कि आपको बेनिफिट देगी फॉर लॉन्ग टर्म, आपके साथ रहेगी वो चीज़, दैट इज़ योर एसेट। वो आपकी एसेट होती है, ठीक है। तो किसी भी बिज़नेस में लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, कैश आपके पास जो पड़ा हुआ है, ऑल दीज आर एसेट। वो क्या होती हैं? एसेट होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी। इन ब्रॉडर सेंस द टर्म इक्विटी रिफर्स टू टोटल क्लेम्स अगेंस्ट द एंटरप्राइज, ठीक है। अब देखते हैं इक्विटी क्या होता है। इक्विटी होता है कि जो आखिर जो एंटरप्राइज, जो कंपनी है, कितनी देनदारी है उसकी, मतलब उसे कितना पैसा दूसरे को देना है, इट इज़ अ इक्विटी, ठीक है। सिंपल भाषा में, फॉर एग्जांपल, भाई मेरी कंपनी है एक, ठीक है, और कंपनी, पहली बात तो ये आप ध्यान रखना कि जो कंपनी है, ठीक है, और जो मैं हूँ, ठीक है, सेल्फ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंपनी और सेल्फ एक साथ नहीं हो सकता। कंपनी एक अलग एंटिटी है और सेल्फ एक अलग एंटिटी है। अगर सपोज़ मैं कंपनी स्टार्ट करता हूँ और उसमें मैं 10 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, 10 लाख यहाँ पे लगाता हूँ मैं, तो ये 10 लाख जो है लाइबिलिटी है कंपनी की। कंपनी को इसे वापस करना पड़ेगा मुझे बाद में, ठीक है। तो जो भी देनदारी कंपनी की होती है, जो भी एंटरप्राइज की देनदारी है, दैट इज़ अ इक्विटी। तो दो टाइप की होती है। एक क्या होती है? ओनर क्लेम्स, मतलब कि मैंने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, तो कंपनी की देनदारी है मेरे ऊपर, दैट इज़ अ कैपिटल, ठीक है। और दूसरा, अगर सपोज़ मैंने बाहर से उधार लिया, फॉर एग्जांपल, भाई मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन भाई नीड तो पैसे की पड़ती रहती है ना, मैं बैंक गया, मैंने बैंक से लोन ले लिया, बिज़नेस लोन ले लिया। मुद्रा योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी, मुद्रा योजना के तहत मैंने बैंक से लोन ले लिया। तो मैंने आउटसाइड पर्सन से मैंने लोन लिया है, तो मुझे वापस करना पड़ेगा ना वो लोन। तो वो जो लोन मैं वापस करूँगा, जो लोन मैंने लिया है, दैट इज़ द लाइबिलिटी। वो मेरी लाइबिलिटी है, कौन सी? आउटसाइड की। तो इक्विटी दो टाइप की होती है, कैपिटल इक्विटी और लाइबिलिटी इक्विटी। कैपिटल मतलब कि जो पैसा मैंने लगाया है, जो ओनर है कंपनी का, उसने जो पैसा लगाया है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंपनी की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो पैसा कंपनी को वापस करेगी कमा के बाद में, ठीक है। तो ये देनदारी है एक तो कंपनी की। दूसरा, अगर मैं बाहर से पैसा ले रहा हूँ, मतलब मेरे का मतलब है कि कंपनी अगर बाहर से पैसा ले रही है इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है, तो बाहर के बंदे के लिए कंपनी के लिए की देनदारी बनती है, तो एक वो इक्विटी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैपिटल। व्हाट इज़ कैपिटल? तो मैंने बता भी दिया आपको पहले भी, ठीक है ना, पहले कि व्हाट इज़ कैपिटल। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज is called asset. It is the difference between the total asset and
टोटल लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, क्या है कंपनी का कैपिटल। फॉर एग्जांपल भाई मैंने बताया कंपनी में क्या होता है, एसेट होता है जो हम जो सामान परचेस करते हैं लगाते हैं पैसा, वो एसेट के अंदर आ गया, जो फिक्स है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा हमारा। एक होता है देनदारी लायबिलिटी, मतलब कि ये कंपनी को कितना पैसा उधार का देना है दूसरे बंदे का। तो जितनी भी एसेट है कंपनी की और जितनी देनदारी है, लायबिलिटी है, दोनों को करेंगे आपस में माइनस, तो वो कंपनी का क्या आएगा, नेट कैपिटल आ जाएगा। जो भी एसेट है कंपनी का और जो देनदारी है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज कॉल्ड अ कैपिटल, वो कैपिटल के बराबर होता है कंपनी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी क्या है, आपको अब तक मालूम चल गया होगा व्हाट इज लायबिलिटी। अमाउंट ओड बाय द एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर, दैट इज टू ऑल अदर एक्सेप्ट द ओनर, इज कॉल्ड लायबिलिटी। जैसे ट्रेड क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन। तो लायबिलिटी जो है कंपनी की क्या होती है मेनली, कि जो कंपनी को पैसा, एंटरप्राइज मतलब कंपनी को पैसा देना है बाहर वालों को, आउटसाइडर जो है बाहर वालों को देना है, एक्सेप्ट द ओनर, ओनर को छोड़कर जो पैसा कंपनी देगी बाहर वालों को, दैट इज़ कॉल्ड अ लायबिलिटी। ठीक है, मैंने पहले बताया था जो कंपनी के ओनर को देना होता है पैसा, दैट इज़ अ कैपिटल। ठीक है, और कंपनी के ओनर को छोड़कर जो बाहर वालों की देनदारी है, फॉर एग्जांपल बैंक की देनदारी है या कोई और दूसरा बिजनेस पर्सन है, उसने आपको पैसे उधार दे रखे हैं, उसकी देनदारी है, तो दैट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज सोल्ड टू द कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड। जब भी बात आए ड्यूरिंग द पीरियड, इसका मतलब है कि देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में जो है, जो भी सामान आप बेच रहे हो या सर्विसेज बेच रहे हो, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो पैसे की वैल्यू है, दैट इज़ द रिवेन्यू। फॉर एग्जांपल मैंने एक साल में 100 चिप्स के पैकेट बेचे, ठीक है ना, तो एक चिप्स का पैकेट 5 रुपये का, तो 500 रुपये क्या है, मेरा रिवेन्यू हो गया। बात समझ में आई। एक साल के अंदर मेरा रिवेन्यू क्या है, 500 रुपये। रिवेन्यू हमेशा एक साल का देखते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर का रिवेन्यू हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस या कॉस्ट, तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एंटरप्राइज टू अर्न रेवेन्यू इज टर्म्ड एज एक्सपेंस और कॉस्ट। तो भाई मैंने 500 चिप्स के पैकेट बेचे, लेकिन 500 चिप्स बनाने के लिए भी तो मुझे कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ा होगा। भाई मैं चिप्स के रैपर लेके आया हूँगा, चिप्स के लिए आलू लेके आया हूँगा, मशीन लेके आया हूँगा, तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है, तो वो आएगा एक्सपेंस और कॉस्ट में। तो एक साल के अंदर जो मैं खर्चा करता हूँ, ठीक है, टू अर्न द रेवेन्यू, दैट इज़ कॉल्ड अ एक्सपेंस और कॉस्ट। ठीक, इसमें क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल हो गया, कंज्यूमेबल हो गया, सैलरीज हो गया, ये सब चीज़ें एक्सपेंस और कॉस्ट में आती हैं। मशीन जो होगा वो एक्सपेंस और कॉस्ट में नहीं है, हम काउंट करेंगे, क्योंकि मशीन जो है वो हमारा एसेट बन जाएगा। मशीन की जो खर्चा मशीन का होता है वो हर साल हम नहीं रिपीट करते। हाँ, उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, वो एक्सपेंस या कॉस्ट में आएगी। अगर मशीन ख़राब होती है हर साल, मतलब जब कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, तो हम उसको एक्सपेंस या कॉस्ट में डालेंगे, लेकिन मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्सपेंस कॉस्ट में नहीं आएगी। जो डेप्रिशिएट हो रहा है वैल्यू मशीन की, हर साल मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो वो जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है वो भी एक्सपेंस या कॉस्ट के अंदर ही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स। तो मतलब क्या है इसका, बोल रहे हैं अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट्स आर ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। मतलब कि जिससे पैसा मिलने वाला है हमें, हमने सामान बेचा किसी को, ठीक है, और सामान बेचते उसने मुझे पैसा नहीं दिया अभी, उसने कहा कि मैं अगले महीने दूंगा या 2 महीने बाद दूंगा। तो ऐसे बंदे, ऐसे पर्सन जिनसे पैसा मिलने वाला है कंपनी को, दोज आर द सन्ड्री डेटर्स, वो डेटर्स होते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है भाई, डेटर बोल देते हैं, कर्जदार बोल देते हैं इनको हम, सॉरी, या फिर जो है हम इनको बोल देंगे ट्रेड डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, ये सब इनके नाम हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी लिखा हो, उसका मतलब क्या है, सन्ड्री डेटर हैं वो ऐसे लोग जिनसे पैसा हमें मिलने वाला है, ठीक है, सामान हमने जो उनको दिया है उसके बदले। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये क्या होता है कि देखिए अमाउंट ओड बाय द एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज रेंडर्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। भाई मुझे भी तो सामान परचेस करना पड़ेगा ना, मेरी कंपनी है, कंपनी को भी तो सामान परचेस करना पड़ेगा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हो सकता है कि देखिए मैंने सामान जो है वो उधार लेके आया हूँ मैं किसी दूसरे बंदे से, तो जो मैं सामान उधार लेके आता हूँ मुझे पैसा देना पड़ेगा उसको बाद में, तो मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई एम अ सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है ना, मुझे सामान देना पड़ेगा, तो आई एम अ सन्ड्री क्रेडिटर। बात समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आपको आज, टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो समझ में आई होंगी। ये बेसिक टर्म्स हैं अकाउंट्स की, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।